नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 17 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आज आईडीएफ की सेना के ऊपर घात लगा के रेजिस्टेंस फोर्सेस ने बड़ा हमला किया और इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है आईडीएफ को। और साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सीज फायर की शर्तों को तोड़ के मरोड़ के डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के गाजा को फिर से जंग के मुहाने पे कैसे लाके खड़ा कर दिया, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक ऐसा झूठा आरोप लगाया है, अब झूठा है या फिर सच है इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस की जाएगी। लेकिन इस आरोप की वजह से भारत को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ इस वीडियो में आपको तुर्की की एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी हकीकत पता चलेगी जिसके बाद आपको लग जाएगा कि केवल मुस्लिम देश का नाम रखने से कोई भी देश मुस्लिम देश नहीं हो जाता। यानी तमाम बड़ी बड़ी खबरों के बारे में आज आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है वो कमेंट अक्सर दुआओं का काम करता है। तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे उस देश के लिए दुआ करेंगे तो क्या पता आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो आप कमेंट करते रहे, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर है वो गाजा के सीज फायर को लेके है। दरअसल गाजा के सीज फायर को तोड़ने की तमाम कोशिश इजराइल कर रहा। सबसे पहले इजराइल ने अपनी तमाम शर्तें रखी और कहा कि जब भी सीज फायर होगा हमारी शर्तों पे होगा। हमास ने थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन जब तमाम मुस्लिम देशों ने हमास को घेर के कहना शुरू कर दिया कि नहीं तुम सीज फायर करो, तुम सीज फायर करो, नहीं तो हम तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे, हम तुम्हारे साथ स्टैंड नहीं लेंगे, हम ही हैं जो तुमको पार लगाएंगे और कोई पार लगाएगा नहीं। तो फिर मजबूरी में हमास को सीज फायर के लिए एग्री होना पड़ा। और लगभग जो शर्तें थी वो इजराइल के ही सपोर्ट में थी। हालांकि हमास ने कभी भी लिखा पढ़ी पे किसी भी एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सीज फायर हो चुका है। सीज फायर का सबसे पहला जो फेज था उसमें ये बात हुई थी कि जितने बंधक हैं उनको आज़ाद किया जाएगा, जो आर्मी है इजराइल की वो पीछे हटेगी और साथ ही गाजा के अंदर जो मदद की ट्रक हैं वो अंदर जा सकेंगी, खाना बटेगा, दवाइयाँ बटेंगी और बदले में इजराइल बंधकों को आज़ाद करेगा और साथ ही फिर सीज फायर हो जाएगा। ये पहले फेज की बात थी। पहले फेज की बातचीत हुई, सीज फायर हो गया, तारीख 10 अक्टूबर की मुकर्रर कर दी गई। उसके बाद फिर बंधकों को छोड़ना भी शुरू हुआ। एक एक करके जितने जिंदा लोग थे उनको छोड़ने का काम हमास ने कर दिया, साथ ही इजराइल ने भी लोगों को छोड़ दिया। लेकिन अब फिर से इजराइल ने मामला अटका दिया। मामला कहाँ पे आके अटका? तमाम लोगों की डेड बॉडीज तो हमास ने सौंप दी, लेकिन दो ऐसे बंधक हैं जिनकी डेड बॉडी सौंपने में हमास हिचकिचा रहा है। और हिचकिचा भी नहीं रहा, साफ तौर पे कह रहा है कि भैया हमारी क्षमता नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसके पीछे आप कहानी जानिए। दरअसल हमास के जो फाइटर्स थे वो अक्सर सुरंगों में रहा करते थे, ये बात हम सभी जानते हैं। सुरंगों में रहने के दौरान कई बार इजराइल उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करता था, कई बार उनको मारने के लिए बख्तरबंद बम गिराता था, कई बार उनके ऊपर क्लस्टर बम से हमला करता था। और ऐसे हमलों में जो जिंदा लोग थे वो तो भाग जाते थे, लेकिन कोई भागते वक्त लाशों को कंधे पे रख के तो भागेगा नहीं। अब टनल में बम फटा, टनल ढह गई, तो आप सोचिए कि कम से कम 15 फीट ऊपर से मिट्टी आके जमीन पे बैठ गई। अब लाश आदमी कहाँ रख के गया था ये बात उसको नहीं पता होगी। तो अब हमास का कहना है कि देखिए अगर आपको लाशें चाहिए तो पहली बात तो आप हमको मोहलत दे दो, हमको इतनी मोहलत दे दो कि कम से कम जब वहाँ से मलबा हम हटाएं और लाशें मिले तो हम आपको सौंप दें। साथ ही अगर आप मोहलत नहीं दे सकते तो कम से कम आप खुद ही आके खोद के निकाल लो। लेकिन ये कैसी जिद है कि हम आपको 4-6 घंटे में लाशें ला के दे दें, और हमारे लिए बहुत असंभव सी बात हो जाती है कि हमने लाश कहाँ रखी थी, उसके बाद वहीं जाके हम खोद ले चुकी। तब से इतनी बार हमने लोकेशन चेंज की, तब से इतनी बार हमारे ऊपर हमला हुआ, इजराइल के बुलडोज़र आए दिन जमींदोज करते रहते हैं, तो फिर किस टनल के ऊपर कितना मलबा है हमको पता ही नहीं, तो हम लाशें कहाँ से ला के दें। ये बात अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो भाई लॉजिकल है कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ दफन है, लगभग 40 किलोमीटर की गजा पट्टी है, तो उस 40 किलोमीटर में कहाँ दफन है कैसे पता। अब दफन भी है,
पता भी है कहाँ है, तो इतने दिन से दफन है तो लाश तो सड़ गई होगी। तो डीएनए सैंपलिंग के अलावा और कोई तरीका भी नहीं है पता करने का, चूंकि जब हमला हुआ तो वहाँ पे हमास के भी रेजिस्टेंस जो फाइटर थे वो मौजूद थे और साथ ही लाशें भी वहाँ रखी थी। तो कई सारे लोग तो बच गए, लेकिन जो मारे गए वो भी उसी मिट्टी में दफन हो गए। तो कैसे पता किया जाए कि कौन सी लाश किसकी है? अब इसको लेके हमास ने असमर्थता जताते हुए कहा कि भैया हम लाशें नहीं वापस कर सकते, और इसी पे अब इजराइल ने धमकी देनी शुरू कर दी और कहा कि अगर हमको वो लाशें नहीं मिली तो हम हमला कर देंगे। अब कायदे से यहाँ पे जो अमेरिका था उसको समझाना था, अमेरिका को बीच बिचाव करते हुए कहना था कि इजराइल देखो तुम गुस्सा मत करो, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फौरन ही डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर ट्वीट आ जाता है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमास शर्तों को नहीं मानता, हमास गलत करना बंद नहीं करता, तो फिर हम नरक के रास्ते खोल देंगे और हमारे हमले बड़े तेज और बड़े इंटेंस होंगे और इजराइल सीज फायर को तोड़ेगा, इजराइल घुस के मारेगा और मारने के साथ साथ हम यानी अमेरिका भी जाके खड़ा हो जाएगा। अब ये बात जब बोली गई तो फिर मतलब बड़ा साफ है कि जानबूझ के उकसाने का काम, जानबूझ के आदमी को ये बताने का काम कि देखो हम तुमको गाली दे रहे हैं, हम तुमको गाली दे रहे हैं, तुम्हारे दम हो तो तुम मारो, तुम्हारे दम हो तो हमको मारो। ये तमाम चीज़ें ये लोग बार बार कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी आज निकल के सामने आया। आज आईडीएफ के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, इतने अरसे बाद आईडीएफ के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, तो मतलब आप मान के चलिए कि सीज फायर लगभग खत्म ही है। आईडीएफ के ऊपर हमला हुआ दरअसल वेस्ट बैंक के पास एक इलाका है तमून, एक शहर है तमून, यहाँ पे गड्ढे के अंदर बम रख के ब्लास्ट किया गया और रिपोर्ट से दावा कर रही है अमरीक मिश्रा, एक बड़े यूट्यूबर हैं, एक बड़े पत्रकार भी है, मिडिल ईस्ट की खबरों को कई सालों से वो कवर कर रहे हैं। उनके न्यूज़ पोर्टल से दावा किया गया है कि इस ब्लास्ट में कई सारे इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, कई सारे इजरायली सैनिकों को चोट पहुंची है और वेस्ट बैंक में अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे से निपटने के लिए आईडीएफ पूरी तैयारी भी कर रहा है। तो एक तरफ उकसाने का काम और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस हिसाब से इन्होंने हमला कर दिया। रेजिस्टेंस फोर्सेज ने, जिस फाइटर ग्रुप ने हमला किया वो था फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, यानी पीआर ग्रुप ने हमला किया, हालांकि हमास ने नहीं किया, लेकिन हमला कोई भी ग्रुप करे आज आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो जिस हिसाब से ये लोग लगातार खोद खोद के उस जख्म को करोद रहे हैं, आज उसी जख्म को करोदने की वजह से जंग फिर से भड़क रही है। लगातार ट्रंप की धमकी, लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज और बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनकी धमकी, और लगातार जो अलग अलग मुस्लिम देश हैं उनका बचलनपन कहीं ना कहीं जंग को फिर से भड़काएगा और इस बात को आप मेरे नोट करके लिख लीजिए। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही, उधर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इंटरनेशनल फोरम पे बहुत बड़ी तरीके से और बुरी तरीके से बेइज्जत हो गए। हुआ क्या हुआ आप डिटेल में समझो। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी साहब से मेरी बातचीत हुई और मोदी साहब ने साफ तौर पर कहा है कि वो रशिया से तेल लेना बंद करेंगे, वो व्यापार केवल अमेरिका के साथ करेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन मोदी जो है अब वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ये बात इन्होंने बोल दी। बोलने के बाद इनको लगा कि चलो माहौल बन गया, कौन पूछने जा रहा, कौन क्या करने जा रहा। लेकिन पहली बार भारत ने पलट के वार किया और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान जारी करते हुए कहा गया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। अब भारत ने जब साफ तौर पे डिनाई कर दिया, तब ट्रंप से लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने पहले क्या कहा था वो आप सुन लीजिए और इसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। Told them we want to disarm, and they will disarm, and if they don't disarm, we will disarm them, and it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes. You say because quickly. you always everyone says, "Oh, well, they won't disarm." They will disarm, and I spoke to Hamas, and I said, "You're going to disarm, right?" "Yes, sir. We're going to disarm." That's what they told me. They will disarm, or we will disarm them. Got it? Okay. What is the deadline you're going to put on that? You say quickly, sir. Sir, you said quickly, but what is the deadline you're going to put on that before you take period action? of time, pretty quickly. Mr. A President. reasonable period of time. Congratulations. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ट्रंप अपने एक इंटरव्यू में खुले तौर पे आरोप लगा रहे हैं मोदी के ऊपर कि मोदी जी ने बातचीत की और बातचीत करके ये कहा कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। मैंने भी क्रिटिसाइज किया था और उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि हो सकता है ट्रंप झूठ बोल रहा हो, क्योंकि ट्रंप जितना बड़ा मक्कार कोई है नहीं। अब इस मामले को वेरीफाई किया गया
भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई बातचीत नहीं की। अब आप आगे की कहानी सुनिए। इसके बाद रशिया से 2 बड़ी डील भारत की ओर हो गई। हालांकि तेल लेने के मामले में भारत अब सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है और बहुत जल्द फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएगा। इसके अलावा 2 बड़ी डील आप सुनिए। भारत के कृषि क्षेत्र पे चोट पहुंचाने के लिए ट्रंप ने भारत के ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ लगाए। सोचा कि भारत के जो फल हैं, भारत की जो सब्जियां हैं, भारत की जो मछलियां हैं, उनको अमेरिका नहीं खरीदेगा तो फिर ये कहाँ जाएंगी। अब इसी को लेकर रशिया ने बड़ी डील देते हुए कहा कि आज से भारत से रशिया लगभग 3 से 5 लाख मैट्रिक टन के करीब केला खरीदेगा। अब सुनने में आपको खबर बड़ी अजीब लगेगी, केले की कौन सी खबर, लेकिन एक बार आप रकम देखिए कितनी है। 3 से 5 लाख मैट्रिक टन। साथ ही मछलियां खरीदेगा रशिया, साथ ही झींगा खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हमारे परेशान थे, उन व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है कि वो अपना माल रशिया में उसी रेट पे बेच सकते हैं। अब आप सुनिए, ये तमाम चीज़ें बिजनेस के मॉडल में चल ही रही थी कि इसी दौरान बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रशिया का Su-57 अब भारत में बनेगा। और इस बात की पुष्टि भारत सरकार ने नहीं बल्कि रशिया के जो राजदूत डेनिस अलिपोव हैं, डेनिस अलिपोव ने साफ तौर पे कहा कि जो अमका प्रोग्राम है AMCA, इस प्रोग्राम के तहत भारत के अंदर ही Su-57 फाइटर जेट बनेगा और भारत से ही असेंबल होकर पूरी दुनिया में जाएगा। तो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात रशिया कर रहा है और बहुत जल्द इस क्रम में भारत Su-57 बनाएगा। अब जितना चाहे उतना बनाए, रशिया इसमें कोई रोक टोक लगा नहीं रहे, बस कह रहा भाई मुझे पैसा दे दो। तो भारत जितने चाहे उतने Su-57 बना सकता है। उसके पार्ट बनाने की टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी तो फिर भारत उस कैटेगरी में 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो भी स्टील्थ फाइटर जेट आराम से बना सकता है। और ऐसे हाल में चाहे अमेरिका का F-35 हो, चाहे चाइना का J-12 हो, इन तमाम जहाज़ों से लोहा लेने के लिए हम सब कैपेबल हो जाएंगे। बस 4-6 साल की बात है। देखिए, कोई सब्जी या फिर चिकन बिरयानी या फिर मटन बिरयानी नहीं है कि आप 2-4-6 घंटे में बना देंगे, 1-2 महीने में बना देंगे। यहाँ चीज़ें बनाने में, उनको मैच्योर होने में कम से कम 4 साल 6 साल लगता है। आप किसी से आज राफेल खरीदने की बात करें, वो राफेल आपको 5 साल बाद मिलेगा, क्योंकि फाइटर जेट है, वेल्डिंग करके नहीं बनाया जा सकता। 1000 करोड़ 1500 करोड़ की इनमें लागत लगती है। तो जाहिर सी बात है इसमें टेक्नोलॉजी बड़ी डीप, बड़ी इंटेंस होगी। तो ऐसे हाल में 2-4-6 साल रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की ताकत क्या है। आज IMF की चीफ ने साफ तौर पे कहा कि भारत की ग्रोथ अपने आप में पूरी दुनिया की सबसे अच्छी ग्रोथ है। इस ग्रोथ में भारत लगभग 6.6% की दर से आगे बढ़ रहा और ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। और ये खबर किसी सरकार के लिए अच्छी हो या ना हो, एज ए इंडियन आपके लिए बड़ी अच्छी है। और अमेरिका के मुंह पे तमाचा लग गया, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि अगर हम सैंक्शंस पुट कर देंगे तो भारत घुटनों पे आ जाएगा। देख ले अमेरिका, भारत ग्रो कर रहा है, रशिया के साथ वो डील भी कर रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने बड़ा आरोप लगाया। आरोप क्यों लगाया? दरअसल लगातार ये भाई साहब 48 घंटों की सीज फायर के बाद भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले हमला किया, एयर स्ट्राइक की, ड्रोन अटैक किया। बदले में अफगानिस्तान की आर्मी ने इनको ठोकना शुरू किया। ठोकना क्यों कह रहा हूँ आप समझिए, चूंकि जिस हिसाब से बेहुरमती की गई है, आर्मी का एक ड्रेस कोड होता है, मारा जाता है, गोलियां चलती है। तालिबान के लड़ाकों ने इनके आर्मी के जवानों का पैंट उतार लिया। पैंट उतारने के साथ साथ आज वीडियो निकल के सामने आया कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान के टैंक घूम रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सड़क है, इस सड़क पे कुछ गाड़ियां चल रही हैं, उसके बगल में एक टैंकर चल रहा है और उस पे तालिबान के लड़ाके बैठे हैं। इस वीडियो को आप देख के जान सकते हैं। अच्छा, अब कई सारे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि ये सड़क पाकिस्तान की, इस बात का क्या प्रूफ है? मैंने ग्रोक से वेरीफाई किया इस वीडियो को, चूंकि कोई भी वीडियो बिना वेरिफिकेशन के मैं आपके सामने कभी नहीं डालता। तो मैंने जब वेरीफाई किया तो वेरीफाई करने के बाद पता चला कि ये वीडियो तो पूरी तरह सच है। वीडियो में कुछ फेक है ही नहीं। इस वीडियो में दिखाई गई जगह पाकिस्तान की है और इस वीडियो में जो टैंक है वो अफगानिस्तान का, उस पर जो बैठे हैं वो तालिबान है। तो कहीं ना कहीं तालिबान घुस चुका है पाकिस्तान के अंदर, घुस के मार रहा है।
कई सारे लोग इसका मजाक बनाएंगे और कहेंगे ये तो वही वाली बात हो गई जैसे कहा जा रहा था मीडिया द्वारा कि भाई भारत घुस गया। तो ऐसी बात नहीं है। आप ग्रोक और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग न्यूज़ चैनल, चाहे अल जजीरा हो, चाहे अलग अलग और चाहे द गार्डियन, इन सब की रिपोर्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने वेरीफाई किया तब आपको खबरें बता रहा हूँ, इतना आप मुझ पर भरोसा एतबार कर सकते हैं। तो इसी के जस्ट बाद अब पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत की ही सह पे जो तालिबान है वो हमले कर रहा, यानी इनके हिसाब से भारत ने ही पैसे खर्च किए, भारत ने ही चीजें दी, भारत ने ही हथियार दिया, भारत ने उकसाया, तब जाके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा, अदरवाइज वो ना करता। अब ये बात अगर मैं घुमा के इनसे पूछ लूं कि तुम ये बताओ तुम किसके कहने पे जाके अटैक कर रहे हो काबुल पे। आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि पाकिस्तान ने एंटी इजरायली प्रोटेस्टर को ढूंढ ढूंढ के मारा। एंटी इजराइल का मतलब क्या? जो फिलिस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे अमेरिकन एम्बेसी के खिलाफ, भले ही वो तहरीक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान के मेंबर थे, लेकिन वो पाकिस्तान को गाली नहीं दे रहे थे, वो गाली इजराइल को दे रहे थे, वो गाली अमेरिका को दे रहे थे। लेकिन ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई। इनको लगा कि अरे हमारे अब्बू को गाली दे रहे हैं, अमेरिका को गाली दे रहे हैं। इसके बाद इनकी फोर्सेज ने लोगों को पकड़ना शुरू किया, गोलियां मारनी शुरू की। आप सोचिए किसी देश में प्रोटेस्ट के नाम पे कभी गोली चली है? ढूंढ ढूंढ के आर्मी गोली मार रही है और अपने ही लोगों को। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका को गाली दे रहे हैं। तो ये इनकी सच्चाई। उसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि भारत के इशारे पे ऐसा हुआ है। भाई भारत तो इशारा देगा ही। चाइना के इशारे पे तुम जब करते हो तब तुमको बुरा नहीं लगता कि चाइना के इशारे पे हम क्या कर रहे हैं, और तुम्हें बुरा लग जाता है कि भारत तो करेगा। भाई मैं तो सीना ठोके कह रहा हूं, भारत करेगा। लॉजिकल बात यह है कि तुम अपनी ग्रोथ से ज्यादा दूसरे से पैसे लेने पे यकीन करते हो, और जब तक ऐसा करते रहोगे तुम्हारे लिए सिचुएशन कभी सही नहीं होगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गाजा से निकल के सामने आ रही कि गाजा में मदद उस हिसाब से नहीं पहुंच रही जिस हिसाब से सीज फायर में बातचीत हुई थी। बातचीत 600 ट्रक्स की हुई थी, लेकिन अब रिपोर्ट निकल के सामने आई कि इजराइल ने लिखा पढ़ी में बोला कि हम केवल 300 ट्रक आने देंगे, लेकिन अब 300 ट्रक भी नहीं आ रही, अब केवल 216 के करीब ट्रक गाजा के अंदर आ रही। इस वजह से गाजा में भूखमरी के हालात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। समुद्र पे भी इजराइल ने अपना कब्जा छोड़ा नहीं, इस वजह से मछलियां भी समुद्र के रास्ते नहीं आ सकती। और एक अजीब बात आपको बताऊं, ये बात अभी मेरे दिमाग में आई, लाइव वीडियो के दौरान आई। जब तक सीज फायर नहीं हुआ था, ये फ्लोटिला की समुद्र गेटा थनवर्क बहुत सारी मदद लेके आ रही थी। आज गाजा को जब सच में मदद की जरूरत है, बाहर से लोग वापस लौट रहे हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मदद के लिए आगे आ रहा? ये सब नौटंकी केवल पीआर के लिए हो रही थी, केवल पॉपुलरिटी के लिए, फेमस होने के लिए। आज तो इजराइल समुद्र के रास्ते को नहीं रोक रहा। आए ग्रेटा थनबर्ग मदद लेके, आए सऊदी अरब के लोग मदद लेके, आए अलग अलग देश के लोग मदद लेके, अब कोई नहीं आएगा। जब तक इजराइल रोक रहा था तब तक सबको लग रहा था कि ये रोके ना तो हम गाजा में सोना बहा दें, दूध की नदियां बहा दें, शहद फेंक दे, बिरयानी बंटवा दे, हर घर में बिरयानी बंटवा दें, स्कूल हम बनवा देंगे। आज 6 दिन हो गया गाजा में कोई मदद नहीं रोक रहा इजराइल। ट्रक्स रोक रहा, लेकिन कोई समुद्र के रास्ते आना चाहे तो नहीं रोका जा रहा। तो क्यों नहीं ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग आते हैं? ये सब केवल आपकी भावनाओं से खेलने के लिए, एक सिंपैथी गेन करने के लिए और एक नोबेल पीस प्राइज में अपना नाम डालने के लिए नौटंकी थी। नहीं तो आज अपने दिमाग से आप पूछिए कि कौन मदद के लिए आगे आ रहा। खुल तो गए बॉर्डर, 2-4-6 बॉर्डर खुले ना, कौन सा देश ट्रक लेके घुस गया? और लोग कहते हैं कि अरे इजराइल ना रोके तो देखो हम कैसे आते हैं। ये इनकी कड़वी और भड़वी सच्चाई, इस बात को आप यकीन में रख लीजिए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।